नमस्कार, घंटी बजाओ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अखिलेश आनंद हूं। देश के तौर पर हम सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का यह विश्वास आज की तारीख में काफी अहमियत रखता है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह सरकार असफल हो रही है और श्रीलंका में जिस तरह जनता सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हो रही है, उन सब के पीछे हमारे ही एक पड़ोसी चीन का सीधा सीधा हाथ भी दिखाई दे रहा है और सीधा फायदा भी। लेकिन भारत इतनी आसानी से चीन को अपना पड़ोस गंदा करने नहीं दे सकता। राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े इसी सवाल के साथ पेश करते हैं हम ये घंटी बजाओ स्पेशल। पाकिस्तान, पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? हमें एक अमेरिका ने हमें मैसेज आती है 7 मार्च को। वो ये कहते हैं कि अगर इमरान खान चला जाता है तो पाकिस्तान को माफ कर दें। अगर ये इमरान खान के खिलाफ फेल हो जाती है तो फिर पाकिस्तान को एक मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये बयान और बयान में अमेरिका का इस तरह से लिया गया नाम आने वाले वक्त में पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंधों को और कितना बिगाड़ेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई भी दूसरा मुल्क, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारे रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर को नोट्स ले रहे थे लोग, जिसमें ये कहा गया और ये कहा बेसिकली ये कहा गया कि अगर इमरान खान रहता है वजीर आज़म तो हम आपके साथ हमारे आप ताल्लुकात भी खराब हो जाएंगे और आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान के अमेरिका का जिक्र करने के तुरंत बाद चीन का ये बयान आना कि वो हर हाल में पाकिस्तान के साथ है, दिख गया कि पाकिस्तान में इमरान की सरकार को लेकर हो रही राजनीति दरअसल इस इलाके में अमेरिका और चीन के वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा हो सकती है। जिस समय वो नेशन को एड्रेस कर रहे थे या जिस समय उनकी बातचीत ये नो कॉन्फिडेंस मोशन वो किया, उस समय पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी पीकिंग में मौजूद थे और वो पीकिंग में बातचीत करके उसी दिन वापस आए। तो ये इमरान खान जो थे ये कांस्टेंट टच में इनकी सरकार पीकिंग चाइना के टच में थी और चाइना को वो बार बार नाम भी ले रहे थे, तारीफ़ें भी कर रहे थे और अमेरिका को नीचा दिखाने की भी कोशिश कर रहे थे। कभी अमेरिका और पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंड हुआ करते थे, यानी हर मौसम के दोस्त। मगर बीते कुछ सालों में पाकिस्तान ने अमेरिका का भरोसा खोया है। जाहिर है इसका फायदा चीन ने उठाया। आलम यह है कि पाकिस्तान के आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक तंत्र पर चीन का शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। पाकिस्तान चीन के कर्ज के फंदे में लगातार डूबता जा रहा है, तो वहीं दूसरे अन्य मुल्कों के लिए उसके कर्ज के दरवाजे लगातार बंद होते जा रहे हैं। बड़ी उम्मीदों से शुरू किए गए चीनी प्रोजेक्ट CPEC का अब तक पहला चरण भी शुरू नहीं हो पाया है और 2 साल से ये CPEC का प्रोजेक्ट लगभग बंद पड़ा है। पाकिस्तान को चीन के कर्ज का ब्याज देना है जो वो नहीं दे पा रहा है। ऐसे में अब पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि वो चीन से $3 अरब का और कर्ज मांग रहा है, लेकिन चीन की तरफ से पाकिस्तान को ज़्यादा कर्ज देने पर कोई आश्वासन अब तक नहीं मिल पाया। चाइना की जो पॉलिसी है वो इसी तरह की है, तो वो इतना बड़ी रकम इन्वेस्ट कर देता है उस मुल्क में कि वो इकनॉमी उसको सस्टेन नहीं कर पाती, अब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो नहीं होती। तो उसका नतीजा ये होता है कि उसके जो इंटरेस्ट होता है वही नहीं पे कर पाते। जो चाइना जो है पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर लगभग 60 बिलियन से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसका जो इंटरेस्ट बनता है वो बहुत होता है और चाइनीज़ को पाकिस्तान वो इंटरेस्ट देने में भी असमर्थ रहेगा, जैसा कि श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका की हालत बेहद खराब है। यहाँ घरों में बिजली नहीं,
गाड़ियों के लिए पेट्रोल नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। इस आर्थिक संकट से निपटने के लिए श्रीलंका ने भारत और चीन दोनों से ही मदद मांगी। जरूरी चीजों की खरीद के लिए भारत ने श्रीलंका के लिए $1 अरब के क्रेडिट लाइन का ऐलान भी किया है, लेकिन इससे अलग श्रीलंका ने चीन से $2.5 अरब की गुहार भी लगाई है, लेकिन चीन अभी तक सिर्फ विचार ही कर रहा है। सच्चाई तो ये भी है कि श्रीलंका को इस आर्थिक गड्ढे में ढकेलने के लिए चीन ही सबसे बड़ा जिम्मेदार है, और विडंबना देखिए कि अब इस आर्थिक कर्ज जाल से निकलने के लिए श्रीलंका को उसी चीन की जरूरत है। दरअसल कोरोना संकट में श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर पूरी तरह से बैठ गया। सरकारी खर्च में बढ़ोतरी और टैक्स में कटौती ने हालात को और बदतर बना दिया। चीन से लिए गए कर्ज को चुकाते चुकाते श्रीलंका की कमर टूट गई। अकेले चीन का श्रीलंका पर $5 अरब से अधिक कर्ज है। चीन से जले श्रीलंका पर अब भारत मरहम लगा रहा है, जिसने उत्तरी श्रीलंका में एक हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र लगाने पर हामी भरी है। गौरतलब यह है कि हाल ही में चीन ने श्रीलंका में 3 संयंत्रों को बनाने की परियोजना पर यह कह करके रोक लगा दिया था कि इससे एक तीसरे देश को लेकर के उनकी सुरक्षा चिंताएं हैं। जाहिर है चीन का इशारा भारत की तरफ था। भारत ने मौके का फायदा उठाते हुए चीन पर सामरिक जीत दर्ज की है। भारत को यहाँ पर डिप्लोमेटिक एफर्ट बढ़ा देनी चाहिए। इन सारे मुल्कों के साथ में डिप्लोमेसी के जरिए चाइना को दूर रखना चाहिए, एक, और दूसरा इन सारे मुल्कों को पाकिस्तान को छोड़कर सैन्य मदद देनी चाहिए, सस्ते में हथियार देने चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये है कि भारत को खुद की जो काबिलियत है नेवी की वो बहुत ज़बरदस्त बढ़ानी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी चाइनीज़ को काउंटर करने के लिए, चाइनीज़ को चेक में रखने के लिए। और अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जो कि दक्षिण एशिया में चीनी निवेश पाने वाला पाकिस्तान के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। जानकार ये भी चेतावनी दे रहे हैं, चीन के पैसे पर बढ़ती निर्भरता ढाका को बीजिंग के आगे कमजोर कर सकती है। लेकिन बांग्लादेश के साथ साथ भारत के एक और पड़ोसी नेपाल ने रीढ़ की हड्डी दिखाई है और चीनी मंसूबों पर पानी फेरना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश अब साल 2022 तक 24,000 मेगावाट बिजली उत्पादन के अपने महत्वाकांक्षी ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए चीन पर निर्भर हो रहा है। पद्मा नदी पर रोड रेल प्रोजेक्ट के तहत बना पद्मा पुल भी चीन की इंजीनियरिंग कंपनी ने तैयार किया है। बांग्लादेश चीनी कर्ज के फंदे से बचने की लगातार कोशिश कर रहा है। जाहिर है किसी भी मुल्क के लिए चीन के सस्ते कर्ज के प्रस्ताव को ठुकराना आसान नहीं है, लेकिन बांग्लादेश ने 2016 में दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के सोंदिया इलाके में बंदरगाह बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि इस बंदरगाह को लेकर भारत की तरफ से चिंताएं भी जताई गई थी। अगर ये बंदरगाह चीन को मिल जाता तो उसकी पहुंच भारत के अंडमान निकोबार इलाके के लिए काफी नजदीक हो जाती। बांग्लादेश की जो समय हुकूमत है वो भारत से अच्छे से मेंटेन करे हुए हैं। वो ये नहीं चाहती कि चाइना के कास्ट पे भारत से रिश्ते बिगड़ जाए। वो एक फाइन बैलेंस मेंटेन कर रही हैं और उसी को वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। भारत के उनके साथ बड़े घनिष्ठ संबंध हैं, हमारे कल्चरल टाइज़ हैं, हिस्टोरिकल टाइज़ हैं बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बनाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। इस बात को वो बहुत अच्छी तरह वहाँ की लीडरशिप समझती है और भारत से उनके रिश्ते लगातार बने। भारत उनकी खुल के मदद भी कर रहा है। दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता दबदबा आर्थिक कारणों से ही नहीं बल्कि राजनीतिक और सुरक्षा कारणों से भी नई दिल्ली के लिए एक बड़ी चुनौती है। चीन के पास बंदरगाह की सुविधा श्रीलंका के हम्बनटोटा में है, पाकिस्तान के ग्वादर में है। इसके साथ ही चीन म्यांमार के क्याकपियू में भी बंदरगाह बना रहा है, जिसकी वजह से पूरा माहौल भारत को चारों ओर से चीन से घिरा होने का एहसास कराता है और यही है भारत की सैन्य चिंता। मेरे ख्याल से भारत श्रीलंका की मदद बिल्कुल ठीक तरीके से कर रहा है। इस समय श्रीलंका के अंदर बहुत जबरदस्त
इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और इस क्राइसिस के अंदर चाइनीज फायदा उठाना चाह रहे हैं। चाइनीज जिस तरीके से क्रेडिट श्रीलंका को दे रहे हैं, वो क्रेडिट के ऊपर और ज्यादा इंटरेस्ट आगे आने वाले समय में लगने वाला है। लेकिन भारत इस तरीके की अप्रोच नहीं कर रहा है। भारत जो इंटरेस्ट दे रहा है वो इस तरीके से नहीं दे रहा है जिस तरीके से चाइनीज दे रहे हैं। भारत इसको पूरी मैटर को ह्यूमैनिटेरियन या मानवीय तरीके से एड्रेस कर रहा है। साथ के साथ जो लोकल समस्याएं हैं इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, उसके ऊपर भी ध्यान रखते हुए भारत मदद कर रहा है। अब बात करते हैं नेपाल की, जो चीन के कर्जजाल का एक नया मोहरा है। लेकिन नेपाल ने भी इस बात को समझ लिया कि चीन बातें और वादे तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, लेकिन उसकी डिलीवरी का मामला ढीला है। यही वजह है कि बीते दिनों नेपाल की सरकार ने करीब 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर के मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन सहायता परियोजना को मंजूरी दे दी। इस परियोजना को लेकर नेपाल के वामपंथी दलों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किए थे, लेकिन सरकार ने उन तमाम विरोध प्रदर्शनों को दरकिनार करते हुए इस परियोजना को मंजूरी देने का फैसला किया। नेपाल के लिए अमेरिकी अनुदान 300 किलोमीटर लंबी हाई वोल्टेज बिजली की ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए दिया जाएगा। इस निवेश के चलते नेपाल में मौजूद पनबिजली संभावनाओं का बड़े स्तर पर इस्तेमाल हो सकेगा। इससे नेपाल के 3 करोड़ लोगों में से 2 करोड़ से अधिक आबादी को फायदा होगा। मिला जुलाकर पाकिस्तान तो चीन के जाल में फंसने को मजबूर है, लेकिन भारत ने बाकी के अपने पड़ोसियों को चीनी चक्रव्यूह से बाहर निकालने या नहीं फंसने देने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है और काफी सफलता से इसे अंजाम दिया भी जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।